गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग इस कोरोना कालखंड में अपने घर पे कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित रहे होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी समय निकाल के करते रहे होंगे। चलिए, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, आज उससे आगे की पढ़ाई करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ एक नया वर्ग निकल के आया, नया मध्यम वर्ग निकल के आया। उस नए मध्यम वर्ग ने वहाँ पे आगे चल के एक बहुत बड़ी विकास की और एक तरीके से एक बहुत तीव्र गति की विकास की जो आधारशिला रखी। उस आधारशिला में एक नाम दिया गया उदारवादी राष्ट्रवाद। तो उदारवादी क्या होता है, चलिए उदारवादी के बारे में आते पहले। उदारवादी इंग्लिश में इसको लिबरेरिज्म कहा जाता है और यह लिबरेरिज्म शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना हुआ है। लैटिन भाषा जानना, चलिए आइए जानते हैं कि लैटिन भाषा क्या होती है। कुछ इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इटली में एक जिला पड़ता है लेटियंस, वहाँ पे आज से लगभग ईसा पूर्व 500-600 के आसपास इसकी उत्पत्ति हुई। आगे चल के इसी लैटिन भाषा से फ्रांसीसी यानी फ्रेंच भाषा, स्पेनिश भाषा, पुर्तगाली भाषा और रोमानियन भाषा की उत्पत्ति हुई। आज लैटिन भाषा थोड़ा सा विलुप्त के कगार पे, क्योंकि लैटिन भाषा का प्रयोग अब बहुत कम किया जाता है। बेसिकली इसको कैथोलिक चर्चों में ही मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है और यह वेटिकन सिटी की राष्ट्रभाषा है। तो लैटिन भाषा लीबर से निकल के आया लिबरेरिज्म। लिबर का अर्थ होता है आज़ादी। अब ये आज़ादी कहाँ चाहिए, किस जगह चाहिए, ये एक विषय बनता है। वह आज़ादी राजनीतिक क्षेत्र में भी हो सकता है, वह आज़ादी आर्थिक क्षेत्र में भी हो सकता है। तो जो एक नया मध्यम वर्ग निकल के आया फ्रांस की क्रांति के बाद, उनके लिए आज़ादी का मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता का अधिकार। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वह आर्थिक क्षेत्र में, जब वो आर्थिक क्षेत्र की बात करते थे, आर्थिक उदारवाद की बात करते थे, तो वो कहीं ना कहीं व्यापारिक उदारवाद, व्यापार में वह छूट चाहते थे, व्यापार में आज़ादी चाहते थे। तो इस तरीके से जो मध्यम वर्ग निकल के आया, इस मध्यम वर्ग ने उदारवाद को एक राष्ट्रवाद का रूप देना शुरू कर दिया। इनकी जो मांग थी, इनकी पहली जो राजनीतिक मांग थी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, यानी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिले, कानून के समक्ष इनको बराबरी का अधिकार मिले। जो एक कुलीन वर्ग था, जिसको एक विशेषाधिकार मिला था, उस विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया जाए, कानून के समक्ष सबको बराबर का अधिकार मिले। निजी संपत्ति का अधिकार मिले, यानी अगर कोई व्यक्ति कोई संपत्ति बनाता है तो वह संपत्ति उसका ही रहे, न कि उसको कोई ले सके, चाहे वो सरकार ही क्यों न हो। तो निजी संपत्ति का अधिकार भी उसको मिलना चाहिए था। फिर इस जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, इन्होंने एक संविधान की बात की, एक संसदीय प्रतिनिधि सभा की बात की कि हमें एक संविधान चाहिए, हमें एक संसदीय प्रतिनिधि सभा के द्वारा हमारे ऊपर शासन किया जाए, न कि कोई एक व्यक्तिगत व्यक्ति शासन करे। लेकिन यह जो उदारवादी थे, यह उदारवादी पूर्ण रूप से सबको मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। यह संपत्तिवान जो पुरुष होते थे, संपत्तिवान लोग थे, उनको उनके मताधिकार के लिए इन्होंने बात किया। महिलाओं के मताधिकार की बात बिल्कुल नहीं की। केवल इन्होंने मताधिकार का बात किया तो जो संपत्तिवान लोग थे उनके लोगों के लिए बात किया। जब जैकोबिन शासन बना, जब इन जैकोबिन शासन काल था, उस समय जितने भी वयस्क पुरुष थे, वयस्क जो एडल्ट पुरुष थे, उनको मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे ही 1804 में नेपोलियन की नागरिक संहिता आई, तो नेपोलियन की नागरिक संहिता में भी जो जैकोबिन शासन के द्वारा मताधिकार का अधिकार दिया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। फिर वही संपत्तिवान लोगों को अधिकार मिलने लगा। तो ये राजनीतिक क्षेत्र की बात हो गई। राजनीतिक क्षेत्र में इस तरीके से परिवर्तन होते रहे। अब इस उदारवादी जो राष्ट्रवाद के लोग थे, उदारवादी राष्ट्रवाद विचारधारा के जो लोग थे, इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में भी आज़ादी की बात की। इनका पहला जो मांग था कि बाजार को मुक्त रखा जाए,
पूंजी पे जो नियंत्रण है उसको समाप्त किया जाए, पूंजी पे किसी तरह का नियंत्रण न हो, बाजार को मुक्त रखा जाए, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ कहीं भी बेचना चाहे वो बेच ले, उसके ऊपर किसी तरह का बाउंडेशन न हो, किसी तरीके का रोक न हो कि तुम ये नहीं बेच सकते हो, वो नहीं बेच सकते हो, जो चाहे बेचे, अपना व्यापार मुक्त रूप से करे, सरकार का उसमें कोई नियंत्रण न हो। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 39 राज्यों का एक संघ बना, 39 राज्यों का एक संघ बना। अब इस संघ ने क्या किया ये आगे बताएंगे। अभी आप जानते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में समस्याएं क्या होती थी उस समय, व्यापारिक क्षेत्र में व्यापार करने में समस्याएं क्या होती थी। 1833 में जब हैम्बर्ग से न्यूबर्ग जाकर एक व्यापारी अपना सामान बेचता है तो उसको 11 सीमा शुल्क को 11 स्थानों पर सीमा शुल्क देना पड़ता है और 5% सीमा शुल्क उसको हर बार देना पड़ता था। और यह जो सीमा शुल्क लगता था ये वस्तु के वजन और आकार की वजह से लगता था। यही कारण था जब व्यक्ति एक तरफ से जाके दूसरी दिशा में या एक राज्य से जाके दूसरे राज्य में जब वस्तु को बेचता था तो वह वस्तु बहुत महंगी हो जाती थी। तो आर्थिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में जो उदारवाद लाया गया उसका मुख्य उद्देश्य ही था कि वहाँ पे एक खुला नियंत्रण हो जाए, लोग आराम से अपनी चीज़ों को बेच लें, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाके वस्तु को बेचने पे व्यापारी को किसी तरह की दिक्कत न हो, कोई उसके ऊपर अतिरिक्त भार न पड़े। दूसरा कारण क्या था कि वहाँ एक राज्य से दूसरे राज्य में जो नाप तौल की इकाई थी वो अलग अलग थी। इनका एक पैमाना होता था कपड़ा नापने का, एलए का अलग अलग राज्यों में उसका सेंटीमीटर कहीं 61 होता था, कहीं कुछ होता था, तो अलग अलग उसके पैमाने होते थे, जिसकी वजह से वस्तुओं को नापने में, तौलने में बहुत दिक्कत होती थी। तो नाप तौल की इकाई से भी समस्याएं, इनकी मुद्राएं भी अलग अलग होती थी। अब इन मुद्राओं की वजह से क्या होता था कि समस्या, वस्तु विनिमय करने में भी समस्याएं उत्पन्न होती थी। इस तरीके से एक जो व्यापारिक समस्या थी, इसमें जब आर्थिक उदारवाद की बात की गई तो व्यापारिक समस्या को आसान बनाने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में 1834 में प्रसा की पहल पर जाल्वे राइन नामक एक शुल्क संघ बना, जिसमें जितने जर्मन भाषी राज्य थे वह सम्मिलित हो गए। और इन्होंने किया क्या कि जो मुद्राएं वहाँ 30 से अधिक मुद्राएं चलती थीं उसकी संख्या घटा के 2 कर दी गई। 30 से अधिक मुद्राएं उस समय चल रही थी, अलग अलग राज्यों की अलग अलग मुद्राएं थीं, उनकी संख्या 2 कर दी गई। और उसी समय जो ये रेलवे है, रेलवे का विस्तार किया गया, व्यापक स्तर पर रेलवे का विस्तार किया गया, जिससे व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाने में उसको किसी तरह की दिक्कत न हो और आराम से वो अपना व्यापार कर सके। अब जब ये रेलवे लाइनों का विस्तार होने लगा तो उस समय पूरा जर्मन जो राज्य था, जितने भी जर्मन राज्य थे, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे और इनके अंदर आर्थिक उदारवाद की वजह से एक राष्ट्रवादी भावना ने जन्म लिया, ये आपस में अपने आप को एक मानने लगे। तो आज जो उदारवादी राष्ट्रवाद जो थी, आज जर्मनी के एकीकरण में एक बहुत बड़ा योगदान रहा, या आप कह सकते हैं कि यूरोप के जितने भी देश बने, जितने भी राष्ट्र बने, उनके एकीकरण में उदारवादी राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा योगदान था, जिसकी वजह से आज हम जिस रूप में जर्मन को देख रहे हैं, जिस रूप में इटली को देख रहे हैं, जिस रूप में फ्रांस को देख रहे हैं, उसमें उदारवादी विचारधारा, उदारवादी राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसकी वजह से आज हमें एक नया रूप देखने को मिल रहा है, नए नए देशों को देखने को मिल रहा है। तो ये आर्थिक उदारवाद, जब आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद आया तो इसने क्या किया कि एक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे दिया, सबको एक साथ लाने का प्रयास किया। तो चलिए हमने जाना इस वीडियो में कि उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है। इससे आगे का टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।